बिग सोचो में खुशामदीद। हाल ही में गज़ा स्ट्रिप से हमास के इसराइल पर सरप्राइज़ अटैक के बारे में यकीनन आपने सुन लिया होगा। बज़ाहिर एक कमज़ोर ग्रुप की तरफ से यहूदी रियासत पर यह क़यामत ख़ेज़ हमला एक ऐसा सरप्राइज़ था जिसके बारे में शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस इन्वेजन के बाद इसराइल ने स्टेट ऑफ वार डिक्लेयर करते हुए गज़ा पर जवाबी फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया और अभी तक की इतलात के मुताबिक दोनों जानिब से हज़ारों अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और इनमें ज़्यादातर तादाद आम शहरियों ही की है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक गज़ा के पहले ही से महसूर इलाके में 2.5 लाख से ज़ायद लोग बेघर हो चुके हैं। गज़ा को खुराक, पानी और बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल कर दी गई है। अब सवाल ये है कि हमास ने इतना बड़ा हमला करने का आखिर फ़ैसला क्यों किया, जब उन्हें इसराइल जैसी बड़ी मिलिट्री पावर के सामने अपनी सलाहियत का बखूबी अंदाज़ा भी था। तो क्या ये अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ नहीं था? इस हमले की शिद्दत और मैग्नीट्यूड को देखते हुए इसराइल की नाम निहाद इंटेलिजेंस का ख्याल भी जहन में आता है कि आखिर वो कहाँ थी जब महीनों से इस हमले की तैयारी हो रही थी, और क्या ये इजरायली स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की नाकामी नहीं थी? आइए ये सब जानते हैं। इस हालिया हमले के बाद हमास ने इब्तदाई तौर पर इसे इजरायली फोर्सेस की जानिब से मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का रिस्पॉन्स करार दिया। हमास ने गज़ा की नाकाबंदी और वेस्ट बैंक में जारी इजरायली जुल्म बर्बरियत को भी इस ऑपरेशन के जवाब के तौर पर पेश किया। इसके अलावा मगरबी किनारे में बढ़ती हुई इसराइली गैर कानूनी बस्तियों की तादाद भी इस हमले की जस्टिफिकेशन के तौर पर पेश की जा रही है। 1967 के बाद से वेस्ट बैंक यानी मगरबी किनारे में इसराइली बस्तियों की तादाद 2023 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 279 तक पहुंच चुकी है और ये सभी गैर कानूनी सेटलमेंट्स हैं। इन्हें फ़लस्तीन और इसके हमायती ममालिक तो गैर कानूनी करार देते ही हैं, बल्कि यूनाइटेड नेशंस और कई मगरबी ममालिक भी इनको वाज़े तौर पर गैर कानूनी करार दे चुके हैं। ये तो वो वजूहात और जस्टिफिकेशंस हैं जो फ़लस्तीनियों की जानिब से इस हमले के लिए पेश की गई, लेकिन इतने बड़े ऑपरेशन की इस टाइमिंग को लेकर भी माहिरीन कुछ मज़ीद वजूहात बताते हैं जो यकीनन इसके पीछे कार फरमा हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। दरअसल किस्सा कुछ यूँ है कि हालिया चंद बरसों में अरब ममालिक का रवैया इसराइल की तरफ जारहाना नहीं रहा जो चंद दहाइयाँ पहले तक हुआ करता था। अब ये ममालिक अपने ताल्लुकात इसराइल के साथ बेहतर बनाने की दौड़ में लगे हुए हैं और इसकी वजह से जाहिर है फ़लस्तीन का इशू कमज़ोर पड़ता नज़र आ रहा है। हालिया कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात का खदशा भी जाहिर किया जा रहा था कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी आखिरी स्टेजेस पर है और ये भी ऐन मुमकिन था कि सऊदी अरब इसराइल को बहुत जल्द तस्लीम भी कर लेता। ऐसा हो जाने से पहले ही से साइडलाइन हुए मसलाए फ़लस्तीन को जाहिर है एक ज़ोरदार धचका लगता। लिहाजा माहिरीन इस हमले के पीछे सबसे बड़ी वजह इसी अरब इसराइल नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को डीरेल करना या इसे कुछ अरसा के लिए मुलतवी करना करार दे रहे हैं, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद सऊदीया के लिए ऐसा कोई कदम उठाना जाहिर है मुमकिन नहीं रहेगा अवाम के मुमकिना रद्द-ए-अमल की वजह से। वैसे अरबों की इसराइल के साथ बढ़ती कुर्बत को हमास की हालिया कार्रवाई के बाद उनके रिस्पांस से भी जानना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। जहां मगरबी दुनिया, अमेरिका, बरतानिया वगैरह ने इसराइल पर इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत के साथ साथ इसराइल के साथ खड़ा होने और इसकी मदद के ऐलानात तक किए हैं, वहीं अरबों की जानिब से रिस्पॉन्स कुछ मिला जुला सा ही आ रहा है। मदद तो दूर की बात, शायद अल्फाज में भी मजम्मत उस तरह से नज़र नहीं आ रही। मुस्लिम दुनिया में ईरान ही वाहिद मुल्क था जिसने खुल
खुलकर फ़लस्तीन और हमास की हमायत की। हमास की तरफ से इस हमले के पीछे एक और वजह इस वक्त इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की ख़राब होती हुई सियासी साख का फ़ायदा उठाना भी हो सकता है। चूँकि इसराइली वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने के इक़दामात की वजह से पहले ही से शदीद तनकीद की ज़द में हैं और उनके ख़िलाफ़ एहतजाज भी इसराइल में हो रहे हैं। लिहाजा इस दौरान ऐसी कार्रवाई करने के बाद हो सकता है वज़ीर आज़म के लिए इसराइल में घेरा मज़ीद तंग हो जाए और उन्हें हुकूमत से भी हाथ धोना पड़ जाए, क्योंकि ये इसराइल की एक नाकामी तो है, लेकिन इस हमले का उल्टा असर भी हो सकता है। इसराइल के जवाबी हमले और हमास की मतवक्का पसपाई के बाद नेतन्याहू जैसा फ़लस्तीनियों के लिए नफ़रत अंगेज़ जज्बात का हामिल राइट विंग लीडर इसराइलियों का पसंदीदा लीडर भी बन सकता है और फ़लस्तीनियों के लिए ज़मीन मज़ीद तंग भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि हमास की पसपाई के बाद पूरा गज़ा का इलाका इसराइल के कंट्रोल में चला जाए। हमास के इतने बड़े हमले के बाद बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिरीन इसराइल की इंटेलिजेंस पर भी सवालात उठा रहे हैं, क्योंकि गज़ा जैसे इंतहाई छोटे से इलाके को ज़मीनी और बहरी दोनों रास्तों से मुकम्मल ब्लॉकेड का सामना है। लिहाजा ये सवाल तो बजा है कि कैसे हमास इतना बड़ा ऑपरेशन सरअंजाम दे सकती है। आइए इसके बारे में जानते हैं। ये कहना कि हमास का ये ऑपरेशन इजरायली इंटेलिजेंस की मुकम्मल नाकामी थी काफ़ी हद तक दुरुस्त है। इस मुतल्लिक अमेरिकन और मगरबी माहिरीन की राय भी यही है। बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र ने इस हमले से 3 रोज़ पहले इजरायली फोर्सेस को मुमकिना हमले से मुतल्लिक वार्निंग भी दी थी, जिसे शायद नज़रअंदाज कर दिया गया। बल्कि इजराइल ही की आर्मी के एक कर्नल ने भी इस हमले से मुतल्लिक पहले से मौजूद इत्तलात होने की तस्दीक भी की है। उनके मुताबिक इजरायली इंटेलिजेंस फोर्सेस और हुकाम से दुश्मन की ताकत का सही अंदाज़ा लगाने में गलती हुई। उन्होंने इस बात के खदशे का इजहार भी किया कि पिछले चंद माह से गज़ा में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी और बज़ाहिर अमन की सी सूरत हाल थी, इसलिए बज़ाहिर अगर कुछ मुतवक्के भी था तो इस कदर बड़े पैमाने पर हमले की तवक्को नहीं थी। लिहाजा ये गलती बहरहाल इंटेलिजेंस अदारों की है। नेतन्याहू के नाक़दीन का मानना है कि माजी करीब में उनका फोकस वेस्ट बैंक में मज़ाहमत को कुचलने और नई सेटलमेंट्स बनाने पर ज़्यादा रहा। लिहाजा गज़ा पर उन्होंने वो तवज्जो नहीं दी, इसलिए हमले की जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है। चारों तरफ से इजराइल और मिस्र की नाकाबंदी के बावजूद अगर हमास गज़ा के सिर्फ 365 मरबा किलोमीटर इलाके में रहते हुए इस ऑपरेशन की तैयारी और इसको कामयाबी से सरअंजाम भी दे सकता है, तो ये इजरायली इंटेलिजेंस अदारों की नाकामी नहीं तो और क्या है। अब इसराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की भी बात कर लेते हैं, जिसका माजी में सक्सेस रेट 90% से भी ज़्यादा रहा। आखिर ये कैसे नाकाम हो गया? दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक इस हमले को आयरन डोम की मुकम्मल नाकामी तो नहीं करार दिया जा सकता। उनके मुताबिक इस बार चूँकि गज़ा से दागे गए मिसाइल्स की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि वो इस सिस्टम की कैपेसिटी से ज़्यादा हो गई, यानी सिस्टम ओवरलोड हो गया और इतनी बड़ी तादाद में रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करना इस सिस्टम की कैपेसिटी से बाहर हो गया। हमास लंबी जंग अफोर्ड कर सकेगी या नहीं, इस पर हतमी राय देना मुश्किल है। अगर हमले की शिद्दत और इसके बाद की कार्रवाइयों को देखा जाए तो मालूम तो यही पड़ता है कि हमास के पेश नज़र कोई लॉन्ग टर्म प्लान ज़रूर है और वह लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं कि हमास के मिलिट्री लीडर्स के मुताबिक इस ऑपरेशन का दायरा कार सिर्फ गज़ा तक ही महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसे यरूशलेम और मगरबी किनारे तक भी फैलाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया के रिस्पांस और इजराइल की ताकतवर मिलिट्री को देखें तो ऐसा होता इतना आसान भी नज़र नहीं आता। गज़ा चूँकि खुराक, पानी, बिजली और ईंधन के लिए मुकम्मल तौर पर इजराइल ही के रहमो करम पर है, लिहाजा ऐसी सूरत हाल में एक लंबी जंग लड़ना मुमकिन नहीं। हाँ, अलबत्ता यरगमाल बनाए गए इजराइलियों के बदले कुछ फ़लस्तीनियों को आज़ाद करवाने में हमास शायद ज़रूर कामयाब हो जाए, जैसा कि माजी में भी होता रहा है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, और आपको क्या लगता है क्या हमास इस जंग को लंबे अरसे तक अफोर्ड कर पाएगा? शुक्रिया।